Hello students, good morning. I will teach you new topic and new chapter is Nazis and the rise of the Hitler. नाजीवाद और हिटलर का उदय। इस जो आपका थर्ड चैप्टर है इसको आज हम पढ़ेंगे। नाजिज्म was a political ideology. Nazism was a political ideology which flourished in Germany. जिसका जर्मनी में एक विचारधारा थी, जिसका जर्मनी में जो है इसका जन्म हुआ था। वहाँ की जो रेस थी, वहाँ की जो कास्ट थी, वहाँ की जो एक मेंटलिटी थी लोगों की, वो नाजिज्म के रूप में जानी जाती है। तो कहा गया है नाजिज्म वाज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच फ्लोराइज्ड इन जर्मनी एंड इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसने पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जो है प्रभावित किया। व्हाइल ए जियोलॉजिकल वॉर स्टार्टेड इन जर्मनी अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट कॉज्ड किलिंग ऑफ मिलियन ऑफ पीपल in different inhuman ways. This chapter deals with नाजिज्म आइडियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हिटलर्स पॉलिटिक्स, हिटलर की क्या पॉलिटिक्स थी, एंड द इम्पैक्ट ऑन द जर्मनी एज वेल एज वर्ल्ड, और जर्मनी का पूरे वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट था, क्या उसका प्रभाव था। एंड सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, उसका सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या सिस्टम था, और इन सारे सिस्टमों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर गणराज्य का जन्म। जर्मनी वाज ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पहले हम जानते हैं कि जर्मनी एक पावरफुल साम्राज्य के रूप में, देश के रूप में जाना जाता था। इन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, alongside the Austrian Empire and against the Alliance जो पावर था उसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की जो मिली जुली जो पावर थी उसे अलायंस पावर कहा जाता था। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स इन द वॉर बाय ऑक्युपाइंग फ्रेंच एंड बेल्जियम। द अलायंस वाज स्ट्रेंथ, यानी स्टार्टिंग में जर्मनी को कुछ फायदा हुआ, बट जैसे ही उस अलायंस पावर में अमेरिका जो है शामिल होता है 1917 के आसपास, दे डिफीटेड जर्मनी, वो जर्मनी को डिफीटेड कर देते हैं। एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918, द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द रिजाइनिंग ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकॉस्ट जर्मन पॉलिटिक्स। इस तरह से डिफीट होने के बाद जर्मनी को एक नया फिर से बनाने की एक प्रक्रिया शुरू होती है, और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, जो पार्लियामेंट्री पार्टियाँ थी, उस पर उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। ए नेशनल असेंबली met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure, यानी जो भी उसका स्ट्रक्चर हो फेडरल हो, उसको फेडरलिज्म के रूप में देखा जाए। डिस्पाइट विद द इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट आर स्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल अडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन, यानी सभी वयस्क लोगों को वोट देने की राइट हो, और उनमें वुमेन को भी ऐड किया गया, यानी महिलाएं भी वोट दे सकती थी। इस तरह से वाइमर गणराज्य का उदय हुआ, और जर्मनी का जो स्ट्रक्चर था उसको फेडरल के साथ साथ उसका जो
सिस्टम बने वो डेमोक्रेटिक वे पर उसका कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जर्मनी की जब डिफीट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो अलायंस पावर के द्वारा उसको एक संधि पर जो है समझौता किया गया, एक संधि की गई उसके साथ, और उस संधि के द्वारा जर्मनी ने बहुत सारे अपने पावर, अपनी टेरिटरी, अपने इकोनॉमिक पावर को, तमाम तरह की उसकी सारी जो है जो उसकी सुप्रीम पावर थी वो सारी चीज़ें उससे ले ली गई। तो इस पीस ऑफ ट्रीटी वर्साइल की संधि में, वर्साइल की संधि में जर्मनी ने क्या क्या खोया, क्या क्या उससे ले लिया गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जर्मनी लॉस्ट इन ओवरसीज कॉलोनीज, बहुत सारे कॉलोनीज, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 13% इसकी जो है टेरिटरीज को जो है ले लिया गया। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% इट्स कोल्ड टू फ्रेंच, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, यानी इतनी परसेंटेज को डिवाइड करके जो है जो उसका कोयला और लोहा क्षेत्र था उसके जो शेयर थे, उसके जो हिस्से थे वो फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को और लिथुआनिया को दे दिए गए। एंड 6 बिलियन एज कंपनसेशन फॉर वॉर, युद्ध का जो हर्जाना था 6 बिलियन, उसको जो है जर्मनी को हर्जाने के रूप में भरना था। द वॉर गिल्ट का हेल्प जर्मनी, जर्मनी को युद्ध का जो है गिल्टी माना गया, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइंड कंट्रीज सफर्ड, अलाइंड कंट्री को जो सफर मुसीबत में उसने झोंका, जो परेशानी खड़ी की, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई, और उसके अकॉर्डिंग जो है युद्ध का हर्जाना उसको 6 बिलियन के आसपास उसको पे करना था। रिसोर्स रिस्क जो उसका एरिया था, राइनलैंड टू अलाइंड कंट्रोल, वो अलाइंड कंट्रोल वो जो है फ्रेंच, इंग्लैंड, जो अलाइंड पावर थी उसको जो है उसके जो है जो संसाधन संपन्न क्षेत्र थे, रिसोर्स रिच जो एरियाज थे वो अलाइंड पावर के कंट्रोल में रख दिए गए। इस तरह से फर्दर आगे देखते हैं हम, द अलाइंड पावर से डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकेन इन पावर, और उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया, यानी उसको नया आर्मी बनाने की, नए जो है सिस्टम को बनाने के लिए जो है बिल्कुल भी चांस नहीं दिया गया, उसको पूरी तरह से बांध के रखा गया। Many Germans had a new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles, यानी इसमें जो अपमान हुआ था उतने अपमान वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नहीं हुए थे जितना जो है इस सन वर्साइल की ट्रीटी से उनको जो डिस्ग्रेस प्राप्त हुआ था, वो इसको सारी चीज़ों के लिए वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। बात करते हैं द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, युद्ध का इफेक्ट्स क्या था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 19 तक चला था। इन 4 इयर्स में साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली अफेक्टेड यूरोप, इसने साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली रूप से पूरे यूरोप को जो है इम्पैक्ट किया था। यूरोप बिकेम ए कॉन्टिनेंट ऑफ
debtors for creditors. The Weimar Republic carried the burden of the war, guilt and the national humiliation. It was forced to pay a huge compensation. Socialists, Catholics and Democrats who support the Weimar Republic were criticized and came to known as the noble criminals by the conservative nationalists. After the First World War, soldiers were placed above civilians and the media glorified their French life. युद्ध के बाद जो है जो सिविलियन थे, नागरिक थे, उनसे एवं जो है सोल्जर को उनसे एवं देखा जाने लगा, उनका महत्व उनसे ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो फ्रेंच लाइफ में रहते थे. However, to be just the opposite, they lived miserable life in the trench. Trench एक तंबूनुमा एक बहुत ही ऐसा एरिया होता था कि जहाँ पे न खाने की चीज़ें, न पीने का पानी, दलदली जमीन, यानी वो इन्वायरमेंट बहुत ही बैड कंडीशन में वहाँ पे सोल्जर्स रहते थे. इस तरह से जो है एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा, नेशनल ऑनर एंड सपोर्ट ड्यू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप एट दैट टाइम इन द यूरोप. डेमोक्रेसी वाज ए यंग एंड फ्रेजिल आइडिया व्हिच कुड नॉट सर्वाइव. इस तरह से देखा जाए तो ये सारे इफेक्ट्स यूरोप पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थे और इसने यूरोप को जो है बहुत कुछ चीज़ें जो है बातें सामने आई, उनसे उनको एक नई सीख मिली कि किस तरह की क्या कंडीशन होनी चाहिए थी और कहाँ पे मिस्टेक हुई. उसके बाद पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आई. इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी में किस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आई उसके बारे में पढ़ेंगे. हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी, द ईयर्स ऑफ डिस्प्रेशन. ये सारे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.